जय हिंद साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्ट क्लासेज बाय एम पटेल पे। कल हम लोगों ने क्लास 10 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। ये उसी का पार्ट 2 है। अब आज हम देखेंगे 20 से लेकर 40 तक। आई होप कि आपको इस वीडियो से जानकारी मिल रही है और आपको आपकी तैयारी में सहूलियत मिल रही है। अगर हमारा उद्देश्य पूर्ण हो रहा है तो मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण 40 और 30 है तो आपतन कोण कितना होगा। ऑप्शन ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। फटाक से ऑप्शन क्लिक करिए, मैं बता रहा हूँ आपका आंसर। जो आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण और विचलन कोण का योग होता है, यानी कि जब आप निर्गत कोण को विचलन कोण के साथ जोड़िएगा तो आपको आपतन कोण मिल जाएगा। तो कितना निर्गत 40, विचलन कितना है 30, 40 30 70, यानी कि ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। क्षमता दिया हुआ है 1 डायोप्टर, यानी कि P इक्वल 1 D दिया हुआ है। और आपको मैंने कल ही बताया था कि डायोप्टर जो होता है वो बाई में मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 1/100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आपको पता है कि P बराबर क्या होता है 1/f और P कितना आया 1/100 सेमी इक्वल 1/f। तो 1 से 1 कैंसिल, f इक्वल कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। देखिए अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश के चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यदि प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा और यदि प्रकाश की चाल कम है तो माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। लेकिन आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो प्रिज्म क्या करता है कि उन्हें उनके अवयवी रंगों में तोड़ देता है और जब तोड़ता है तो एक पैटर्न बनाते हैं। तो उसमें देखिएगा कि जिस रंग का झुकाव सबसे ज़्यादा हुआ है इसका मतलब है कि उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसकी चाल क्या है, कम है। उसकी चाल क्या है, हाँ चाल इसकी कम है। देखिए ये एक प्रिज्म हो गया और जब इसे श्वेत प्रकाश से पार करता है तो क्या होते हैं कि 7 अवयवी रंगों में ऐसे टूट जाता है। सबसे ऊपर क्या होता है लाल, क्योंकि लाल की जो चाल होती है वो सभी रंगों से ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें विचलन कम होता है और इसका अपवर्तनांक कम होता है। लेकिन हाँ देखिए बैगनी है जिसका झुकाव सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब इसकी चाल कम होती है, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन क्या मानेंगे, डी सही होगा, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, ए अधिक, बी कम, सी अपवर्तित, डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी में अगर कोई उत्तल लेंस डूबा हुआ है तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वो हवा की अपेक्षा कम हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, यानी कि 32 वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी की ए बराबर क्या होता है r/2 और चूँकि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। तो 32 दिया है तो 32 का आधा कितना हो जाएगा +16। देखिए तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है +16 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि आपको दिक्कत हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताएं। ज़रूर हम आपके कमेंट के थ्रू काम करने की कोशिश करेंगे, और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये कुछ नहीं है, सदा देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अपसारी का मतलब होता है कि यदि प्रकाश की किरणें किसी लेंस से गुजरती हैं तो उन्हें क्या करता है कि पूर्ण रूप से फैला देता है, तो उस लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस। ऑप्शन क्या है? अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी ए बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। आप फटाक से ऑप्शन क्लिक करिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे यह है अवतल लेंस। जब भी कोई प्रकाश की किरणें इससे गुजरेगी तो क्या होगी कि ये दूर की ओर मुड़ जाएगी, यानी कि किरणें क्या हो गई? फैल गई। इसलिए अवतल को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो आपका अवतल लेंस होता है, जो अवतल लेंस होता है वो छोटे छोटे प्रिज्मों का एक हिस्सा होता है, और इसकी जो आधार होती है ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर होती है। और आपको पता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती है तो आधार की ओर मुड़ती है, इसलिए इसमें इधर मुड़ती है और इसमें इधर मुड़ जाती है, इसलिए दोनों किरणें क्या होती है? फैल जाती हैं। इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। कोई दिक्कत? ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 28। दंत विशेषज्ञ किसी दर्पण का किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो समतल दर्पण आपको पता है कि बराबर प्रतिबिंब बनता है, अवतल में बराबर बड़ा छोटा सब बनता है, और उत्तल में छोटा बनता है, और डी इनमें से सभी नहीं। तो यहाँ देखिए, जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो दांतों को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में दूर से आने वाली किरणों का जो प्रतिबिंब होता है, फोकस पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा होता है, इसलिए क्या प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं? यानी कि ऑप्शन ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, जैसे देखिए ये हो गया, तो इसको पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं? इसको फटाक से ऑप्शन बताइए। यानी कि देखिए, जो ये व्यास होता है इसको हम कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसके जवाब खुद से दें। क्वेश्चन नंबर 30 के जवाब आप खुद से दें, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था। देखते हैं आप कितने सिंसियर हैं। अगर नहीं होता है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको कमेंट में ही आंसर को पिन कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करें। कल के वीडियो देखिए और इसका आंसर दीजिए। मैंने कल समझाया था आवर्धन के बारे में। चलिए, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी अवतल लेंस, 50 सेमी उत्तल लेंस। तो इसके जो आंसर होंगे, यदि आपको डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, यानी कि 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। 32। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब की एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होगी। यानी कि एक अवतल दर्पण है और उसके सामने एक बिंब यानी कि वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब एक पर्दे पर बनता है, तो आप उसके फोकस दूरी को निकालने के लिए इसमें से किसको मापेंगे? ऑप्शन ए दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी को, बी दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को, सी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर वस्तु अनंत पर है तो अनंत से अनंत जो किरणें होती हैं वो परावर्तन के बाद फोकस पर कटती हैं। तो इस प्रकार तो हम बिंब
इस प्रकार हम पर्दा और दर्पण के बीच की दूरी के आधार पर भी निकाल सकते हैं फोकस। लेकिन दर्पण और बीम के बीच की दूरी अगर हमें पता है और हमें पर्दे के भी बीच की दूरी पता है, तो इन दोनों को हम लोग लेकर भी आराम से फोकस को निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी, और दर्पण बीम की दूरी का मतलब क्या होता है, वस्तु दूरी यानी कि यू। तो अगर आपको भी और यू पता है तो आप दर्पण सूत्र के द्वारा यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f के आधार पर क्या कर सकते हैं, फोकस को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर बताया था। अवतल से अवतल इसमें कोई दूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, ऑप्शन ए दुगुनी, बी आधी, सी चौथाई, डी बराबर। क्या होगा आंसर, फटाक से बताइए। तो एफ इक्वल होता है आर बाई 2। तो क्या हो जाएगी, देखिए आधी होती है, क्या होती है, आधी। देखिए ऑप्शन बी सही होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक, ये क्वेश्चन बताया हुआ है और आज भी मैंने बताया और कल भी बताया, इसलिए इस 34 नंबर के भी आंसर आपको खुद बताने हैं। ठीक, अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, लेकिन कोशिश करिए आप जरूर। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर दर्पण क्या होगा, देखिए ये इसके भी जवाब मैंने कल आपको दिया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से दिए नहीं होंगे। देखिए अगर वस्तु का आकार हमेशा बराबर है, अगर प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो वो जो दर्पण होगा क्या होगा, अवतल, उत्तल, समतल, समतल या उत्तल। बताइए फटाक से क्या होगा। देखिए तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार हमेशा बराबर है, तो इसका मतलब कि जो दर्पण होगा वो होगा समतल दर्पण। क्या होगा, समतल दर्पण। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 36 देखिए। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज करेगा। मुख्य फोकस एक ही होते हैं, लेकिन एक लेंस में दो फोकस होते हैं, एक लेंस में दो फोकस होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसका एक फोकस यहाँ होगा f1 और एक फोकस यहाँ होगा f2। इसका एक फोकस यहाँ होगा f2, इसका एक फोकस यहाँ होगा f1। ठीक है, इस तरह से कितने फोकस होगा लेंस में, दो फोकस होगा। मुख्य फोकस कितना होगा, f2 को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, इसलिए मुख्य फोकस की संख्या एक होगी। क्वेश्चन नंबर 37। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह, सर्च लाइट या हेडलाइट दोनों का है, तो कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज़ है। ये कल क्वेश्चन आया था कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, तो फटाक से कमेंट करके बताइए। 37 नंबर आपको बताना, मैंने आपको कल बताया था क्वेश्चन का आंसर कुछ। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से बताइए, कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि जो परावर्तन के नियम दो होते हैं, तो एक में क्या बताया गया है कि आपतन कोण जो है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर है, यानी कि 38 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। पहला ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसके भी आंसर आप बता सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, इसलिए इसके आंसर आप खुद बताएंगे। नहीं होगा तो कमेंट करिए, मैं आपको आंसर जरूर बताऊंगा। फिर आगे दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें वस्तु का बड़ा फोटो देखना है, तो उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, दर्पण का चुनाव करेंगे। ऑप्शन ए क्या है, समतल, बी क्या है, उत्तल, डी सी क्या है, अवतल, डी में से कोई नहीं। तो फटाक से इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा वो होगा अवतल। क्या होगा, अवतल, यानी 40 का सी, 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण और
उत्तल दर्पण, इन दोनों के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक या काल्पनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। फटाक से बताइए क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इन दोनों के द्वारा जो प्रतिबिंब होगा हमेशा काल्पनिक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो जैसे दर्पण होता है वैसे ही लेंस के लिए भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला होता है। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसका आंसर क्या होगा? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो आंसर होंगे वो होंगे अवतल। अवतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इनमें किरणों का जो कटाव होता है वो एक्चुअल में नहीं होता है, बल्कि वो कटते हुए प्रतीत होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज का जो लाइक का टारगेट है वो है 20। बताइए 67 लोगों ने देखा है, लेकिन मात्र जो लाइक हुआ है वो हुआ है 12। ये अच्छा नहीं लगता है। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए। एक लाइक करने से क्या आपका जाता है? ऐसा तो नहीं है कि लाइक करने से पैसा लगता है। अगर पैसा लगता तो आप नहीं करते, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है तो किया कीजिए लाइक और शेयर किया कीजिए। इससे आपको भी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपका भी जो काम है वो पूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन 43 देखिए। गोले दर्पण में फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अर्थात गोले दर्पण का फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो अभी मैंने आपको लिखा था ये रिलेशन, वही रिलेशन आप यहाँ पे शो कर दीजिए, हो जाएगा। यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो क्या बताया था मैंने? ए बराबर क्या होता है? r/2, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा? ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, सी अनंत पर, लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को। देखिए यदि आपने वस्तु को लेंस के मुख्य फोकस पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है। फोकस की दूरी यानी कि 2f2 पर अगर आप 2f1 पर अगर आप रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2f2 पर बनेगा, और वो जो होगा वो समान आकार का होगा। यानी कि आपको कहाँ रखना पड़ेगा वस्तु को? फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। अगर आप अनंत पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस बनेगा और ये बहुत छोटा होगा। और अगर आपने प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा है तो आपको एक काल्पनिक प्रतिबिंब मिलेगा जो वस्तु से बड़ा होगा। इसलिए कौन सा सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तभी मैंने बताया था कि f बराबर क्या होता है? r/2। अब आपको r निकालना था। r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो 10 का दोगुना क्या होता है? 20, यानी कि 20 ऑप्शन होगा। 46 काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। इसलिए याद रखिए 46 का जो आंसर होगा वो ए होगा, लेकिन अगर वास्तविक रहता तो बी होता, लेकिन काल्पनिक कुछ इसलिए ए होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में किसका उपयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में सदैव उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि सदैव का डी आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी कि वस्तु को हम रखते हैं अवतल दर्पण के सामने, लेकिन उसका जो फोटो बना है वो काल्पनिक है, सीधा है, और बिंब मतलब वस्तु से बड़ा है। तो वस्तु को कहाँ रखा गया है? ए वक्रता केंद्र पर, बी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, सी वक्रता केंद्र से परे, और डी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। हम जब वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब
आभासी, सीधा और बीम से बड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस देखिए, यह है उत्तल लेंस का फोटो और बताइए इसका क्या होगा आंसर। बताइए कहाँ मोटा है, बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। तो यानी कि क्या बताएंगे, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है ये। आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, ये है आपका उत्तल लेंस और ये हो गया इसका फोकस जो होता है धनात्मक, यानी कि ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक। और क्या है, P बराबर 1/f होता है, जहाँ f मीटर में होता है और आपको मीटर में 1 दिया है, यानी कि 1/1 कटेगा तो 1 होगा, यानी कि +1 डायोप्टर। क्या होगा, ऑप्शन बी। आई होप कि आप समझ रहे हैं और आप इस सेगमेंट का एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए और कम से कम लाइक करिए। व्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन कोई चैनल को ना तो सब्सक्राइब कर रहा है और ना ही लाइक कर रहा है, ना ही कमेंट कर रहा है। ये बहुत गलत बात है। चलिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियोज में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।